Okay. So students, last time हम लोगों ने ह्यूमन हार्ट वर्किंग पढ़ लिया था. बहुत से टॉपिक्स हमने लास्ट टाइम ही कवर कर लिए थे सर्कुलेशन चैप्टर के. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको क्विकली रिवाइज करवा देती हूँ हमने लास्ट टाइम जो किया था. We have done the location of heart, the membranes which cover the heart. We have already done the walls which are present in the heart, that is the auricular ventricular walls जो कि tricuspid and bicuspid walls थी, और semilunar walls दोनों ही हमने पढ़ लिए थे. and their function, कोई भी वॉल्व हो उसका फंक्शन बेसिकली होता है, इफ इट इज प्रेजेंट इन सर्कुलेशन सम ब्लड वेसल और इन द हार्ट, उसका जो फंक्शन होता है दैट इज टू स्टॉप द बैक फ्लो ऑफ द ब्लड. वही सेम फंक्शन जो है ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड का था और सेमिलुनर वॉल्व्स का था. देन वी स्टडीड अबाउट द डिफरेंट सिस्टम्स व्हिच आर वर्किंग इनसाइड द हार्ट. दैट मींस हमारे पास एक पल्मोनरी सर्कुलेशन है और एक हमारे पास सिस्टेमिक सर्कुलेशन है, और दो सर्कुलेशन है हमारे पास. दैट मींस ब्लड इज एंटरिंग heart twice. Therefore, this type of circulation is known as double circulation, जो हमें बहुत अच्छे तरीके से दिखती है और मिलती है. ये हमने पढ़ा था लास्ट टाइम. उसके बाद में हमने पढ़ा about the route by which the blood is moving in the heart and in and out of the heart. ब्लड हार्ट से लंग्स में कैसे जा रहा है, लंग्स में हार्ट से कैसे आ रहा है, फिर हार्ट से दोबारा से सारे सिस्टम्स के पास कैसे जा रहा है, वो हमने एक कंप्लीट रूट के थ्रू पढ़ा था. ठीक है. सो रूट को हम एक बार और से रिवाइज कर लेते हैं बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो एक चीज हमने रूट के समझने से पहले ही पढ़ी थी कि जो ऑरिकल्स है और जो वेंट्रिकल्स है, ऑरिकल्स में, दोनों ऑरिकल्स में राइट हो या लेफ्ट हो, उसमें ब्लड एक साथ आएगा. वेंट्रिकल्स है, दोनों वेंट्रिकल्स राइट और लेफ्ट, ब्लड एक साथ आएगा. रूट सिर्फ आपके समझने के लिए, ठीक है, कि डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड मूव कैसे कर रहा है, उसको समझने के लिए बस ये रूट हमने पढ़ी. ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, with the help of superior and inferior vena cava, the deoxygenated or impure blood enter inside the right auricle. कोई चीज अगर किसी में जा रही है तो उसको खुलना पड़ेगा थोड़ा. आप हाथ में अगर कुछ रख रहे हो तो आपको हाथ को थोड़ा सा खुलना पड़ेगा, दैट मीन्स रिलैक्स करना पड़ेगा. वही आप इनके साथ भी करेंगे, इन चेम्बर्स के साथ भी. अगर ब्लड को आपको किसी चेम्बर में डालना है तो उस चेम्बर को पहले खुलना पड़ेगा, तभी ब्लड उसमें आएगा. सो राइट ऑरिकल फर्स्ट रिलैक्स, और फिर उसके बाद में क्योंकि राइट ऑरिकल से हमको राइट वेंट्रिकल में ब्लड को भेजना है, तो हमको राइट ऑरिकल को स्क्वीज करना पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तभी वो ब्लड जो है राइट वेंट्रिकल में शिफ्ट हो जाएगा. ठीक है. तो राइट ऑरिकल्स आफ्टर दैट कॉन्ट्रैक्ट and the blood moves from the right auricle to the right ventricle, and after coming inside the right ventricle with the help of tricuspid valve, the backflow of the blood is stopped. मतलब blood अब दोबारा वापस से right auricle में नहीं जा सकता. ठीक है. अब इस राइट वेंट्रिकल से हमको ये ब्लड, इम्प्योर ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, हमको लंग्स में भेजना है ताकि ये प्योर हो जाए. तो हम राइट वेंट्रिकल से लंग्स में भेज देंगे ब्लड विद द हेल्प ऑफ पल्मोनरी आर्टरी, जो हमने पढ़ा था इज द ओनली आर्टरी विच कैरीज डीऑक्सीजनेटेड blood. After moving from the lungs to the heart, the blood will enter the left auricle with the help of pulmonary veins, which are the only veins which carry pure blood or oxygenated blood. Okay. Pure blood will enter सिस्टम में. हमने दे दिया प्योर ब्लड और सिस्टम से हमने ले लिया इम्प्योर ब्लड, और ये इम्प्योर ब्लड विद द हेल्प ऑफ वेना कावा दोबारा से हम डाल देंगे इनसाइड द हार्ट. जस्ट अ सेकेंड. हाँ जी सर, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है क्या? बता दें अगर कुछ प्रॉब्लम है तो. आपकी स्क्रीन चली गई है मैम इसमें से. नहीं, पहले तो आ रही थी ना. हाँ पहले आ रही थी, अब नहीं आ रही है. हाँ जी, वो मैंने ही बंद किया अभी. वो एक्चुअली कॉल आ रहा था बीच में मैम का, तो मुझे लगा कुछ प्रॉब्लम तो ना है. कुछ प्रॉब्लम नहीं है ना? आवाज वगैरह आ रही है ना? यस मैम, ओके है, बाकी सब ठीक है. ओके. ओके.
तो हार्ट में दोबारा से वापस अब एंटर हो चुका है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और ये दोबारा अब सर्कुलेशन स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। सो बिकॉज ब्लड इज एंटरिंग हार्ट ट्वाइस, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज डबल सर्कुलेशन। इसके साथ ही हमने पढ़ा था, अब हमने ये तो पढ़ लिया कि समथिंग इज मूविंग इन एंड आउट ऑफ द हार्ट, इम्प्योर ब्लड, प्योर ब्लड, ये सब चीज हमने पढ़ लिया। पर एक चीज हमने और समझी थी लास्ट टाइम, कि हार्ट को ब्रेन की जरूरत नहीं है टू वर्क, टू स्टार्ट। हार्ट को स्टार्ट करने के लिए, हार्ट बीट को स्टार्ट करने के लिए उसको ब्रेन की जरूरत नहीं है, विच इज वेरी यूनिक थिंग ऑफ आवर बॉडी। हमारी बॉडी के ऑलमोस्ट हर पार्ट को ब्रेन की जरूरत है टू मूव, बट हार्ट इज ए ऑर्गन जो कि सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन है, ठीक है। उसको ब्रेन की जरूरत नहीं है टू स्टार्ट वर्किंग। इट इज अ सेल्फ जनरेटिव ऑर्गन, ठीक है। सेल्फ जनरेटिव ऑर्गन है, अपने आप स्टार्ट होगा, और स्टार्ट होने के लिए इसको एक जनरेटर चाहिए। दैट जनरेटर वाज एसएनओ, व्हिच वाज द पेस मेकर ऑफ द हार्ट। पेस मेकर है, पेस मेक तो कर दी इसने, अब इस पेस को आगे हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। उस पेस को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमको एक पेस सेटर चाहिए। दैट पेस सेटर इज एवी नोड, और एवी नोड ये सारी की सारी जो इम्पल्सेस थे, ठीक है, जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस थे, बिकॉज एसए नोड इज अ मस्कुलर नोड, मस्कुलर पार्ट है। मस्कुलर पार्ट है तो ऑब्वियसली इसमें इम्पल्सेस होंगे, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस होंगे, ठीक है। तो ये सारे इम्पल्सेस जो है पूरे हार्ट में ट्रांसफर हो जाते हैं, उसका भी रूट हमने पढ़ा था। स्टार्टिंग विद एसए नोड, देन कम्स एवी नोड, then the impulses are transferred to the bundle of his, and the impulses at the last, because they are to be transferred to the ventricles, so they transfer to the ventricles with the help of Purkinje fibers। ये हमने पढ़ा था, ठीक है। उसके बाद we studied different facts about the heart। फैक्ट्स क्या थे? 120/80 नॉर्मल ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर क्या है? द प्रेशर विच इज एक्सर्टेड ऑन द वॉल्स ऑफ आर्टरीज इज द ब्लड प्रेशर। नॉर्मल 120/80, above this hypertension, below this hypotension, ये पढ़ा हमने। देन हमने पढ़ा कि व्हाट इज द टाइम ऑफ अ हार्ट बीट। एक हार्ट बीट का समय क्या है? 0.8 सेकेंड, जिसमें से 0.4 सेकेंड के लिए हार्ट कंप्लीट रिलैक्स स्टेट में रहेगा, चारों चेंबर्स रिलैक्स्ड स्टेट में रहेंगे। और 0.1 सेकेंड के लिए जो आपके राइट एंड लेफ्ट ऑरिकल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। 0.3 सेकेंड के लिए जो आपके वेंट्रिकल्स हैं दोनों, वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। ये हमने टाइम पढ़ लिया, ठीक है। एंड देन वी स्टडीड ऑल्सो अबाउट द स्ट्रोक वॉल्यूम एंड कार्डियक आउटपुट, राइट। ये सब चीज हम पढ़ चुके हैं। आज हम लोग इसके दो टॉपिक्स बच गए थे, दैट वाज लिम्फ एंड ब्लड ग्रुप्स, वो पढ़ेंगे। सी बहुत सिंपल है लिम्फ के बारे में अगर मैं आपको बताऊं। लिम्फ बेसिकली क्या है? एक कलरलेस फ्लूइड है। हमने पढ़ा हमारी बॉडी में सर्कुलेशन में दो फ्लूइड्स हमको पढ़ने हैं, ब्लड जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, और लिम्फ जिसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे। लिम्फ क्या है? इज अ कलरलेस फ्लूइड। कलरलेस फ्लूइड मतलब इट डू नॉट हैव एनी कलर। Now our blood was having color because of the presence of RBCs, because of the presence of hemoglobin in it, right? So उसकी वजह से हमारे ब्लड को रेड कलर मिल रहा था। Now lymph is colorless. That obviously means that it is lacking RBC. It is not having any hemoglobin. That's why it is colorless. So what are the things which are absent in lymph? Lymph for sure is not having RBCs. RBCs इसके पास नहीं है। लिम्फ के पास होता क्या है? लिम्फ के पास बेसिकली होते हैं WBCs, व्हाइट ब्लड सेल्स, ल्यूकोसाइट्स, जो कि इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। तो व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं लिम्फ के पास, ओके। इसके अलावा लिम्फ के पास जो बहुत सारे और, जैसे व्हाइट ब्लड सेल के अंदर ही बहुत सारे आ गए, बी लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट्स, सब कुछ लिम्फ के अंदर प्रेजेंट होगा, बट RBCs विल नॉट बी प्रेजेंट इन अ लिम्फ। बहुत सारी एंटीबॉडीज भी सर्कुलेट करती है लिम्फ के थ्रू। सो लिम्फ इज रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी। व्हाई इट इज रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी? सी, मैंने आपको बताया कि ये ऑरेंज कलर से आप देख सकते हैं जो मेजर आर्टरी है, दैट इज अयोटा, ओके। इट विल कैरी द ऑक्सीजनेटेड ब्लड, राइट। इट इज कैरिंग द ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड इट इज ट्रांसफरिंग दैट ऑक्सीजनेटेड ब्लड विद द हेल्प ऑफ कैपिलरीज टू द ऑर्गन्स। ऑर्गन्स को ऑक्सीजनेटेड या प्योर ब्लड चाहिए, ले लिया उसने, प्योर ब्लड ले लिया। अब क्या दे देगी वो? इम्प्योर ब्लड दे देगी। किसको दे देगी? वेन्स को दे देगी। और वेन्स ये इम्प्योर ब्लड कहाँ लेके जाएगा? हार्ट के पास, विद द हेल्प ऑफ वेना कवा, ठीक है। ये तो नॉर्मल सर्कुलेशन में हो रहा था। लिम्फ क्या है? ऑर्गन्स के पास क्या होता है? बहुत सा जब ये प्योर ब्लड हमको ऑर्गन के पास पहुंचाना होता है, तो
ऑर्गन्स के पास ऑब्वियसली सेल्स के थ्रू ही पहुंचाएंगे हम, ठीक है। तो बहुत सारे सेल्स के बीच में जो खाली स्पेस होती है या बहुत सारे टिश्यू के बीच में जो खाली स्पेस होती है, दैट स्पेस इज नोन एज इंटरस्टिशियल स्पेस। क्या बोल देते हैं उसको? इंटरस्टिशियल स्पेस और एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, कुछ भी बोल सकते हैं आप, ठीक है। अब होता क्या है देखो, इस एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में ना कुछ पोर्शन ऑफ दिस सर्कुलेशन मूव्स। ये जो इंटरस्टिशियल स्पेस है, यहाँ पे ये जो सर्कुलेशन हमने पढ़ा अभी थोड़ी देर पहले हार्ट का, ठीक है, उसमें से कुछ फ्लूइड, कुछ वेस्ट जो है वो इस एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में आ जाता है, ठीक है। इस एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में जब ये वेस्ट आ गया, तो इस वेस्ट की कलेक्शन का काम हो जाता है लिम्फेटिक कैपिलरीज। लिम्फेटिक कैपिलरीज इन एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में से इस वेस्ट को या इस फ्लूइड को इकट्ठा करेंगी। जिस फ्लूइड को इकट्ठा करेंगी लिम्फेटिक कैपिलरी, वो ट्रांसफर करेंगी इसको इनटू द मेजर लिम्फेटिक वेसल्स, ठीक है। और बहुत सारी हमारी बॉडी में बहुत सारी लिम्फेटिक वेसल्स है, जिनके बीच में छोटे 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 ऐसे पर्ल लाइक स्ट्रक्चर है, मोती जैसे स्ट्रक्चर है। दीज पर्ल लाइक स्ट्रक्चर और नोड लाइक स्ट्रक्चर आर नोन एज लिम्फ नोड्स। होता क्या है, हमने क्या किया, हमने इकट्ठा किया एक फ्लूइड को, जो फ्लूइड प्रेजेंट थी इन द एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस। इस फ्लूइड को हमने नाम दे दिया लिम्फ, ओके। इस लिम्फ को हमने इकट्ठा किया विद द हेल्प ऑफ लिम्फेटिक कैपिलरीज। लिम्फेटिक कैपिलरीज ने इस लिम्फ को आगे ट्रांसफर कर दिया इनटू द लिम्फेटिक वेसल्स। लिम्फेटिक वेसल्स ने इसको आगे फर्दर ट्रांसफर कर दिया इनटू द अदर्स वेसल्स, ठीक है। बीच में इनको क्या मिले, बहुत सारे लिम्फ नोड्स मिले। अब लिम्फ नोड का काम क्या है, सी, ये जो लिम्फ आ रहा है, इस लिम्फ में बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट है, बहुत सारे एंटीबॉडीज है, बहुत सारे WBCs है, ठीक है। पैथोजन भी होगा कोई ना कोई फॉरेन पार्टिकल भी होगा। अब ये जो पैथोजन है या फॉरेन पार्टिकल है, इसको तो हमारी बॉडी को खत्म करना पड़ेगा। उसमें हेल्प करती है ये लिम्फ नोड्स। कैसे? जो भी सर्कुलेशन आएगा इनसाइड द लिम्फ नोड, मान लो लिम्फेटिक वेसल जो है वो ला रही है सर्कुलेशन इनसाइड दी लिम्फ नोड, लिम्फ को ला रही है लिम्फ नोड। लिम्फ नोड ने देखा, अरे लिम्फ आ रही है, बहुत सारा फ्लूइड है, ये तो इसमें बहुत सारे पैथोजन भी हैं। क्या करेगा ये लिम्फ नोड, इसके पास होते हैं बहुत सारे बी सेल, टी सेल, ये सब, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इसमें से इन पैथोजन को खत्म कर देगा। इसमें से इन पैथोजन को इसने क्या किया, खत्म कर दिया, और बाकी बची कुची जो सर्कुलेशन है उसको आगे भेज दिया, ठीक है। आगे भेज दिया, और फाइनली क्या करेगा कि ये जो सर्कुलेशन है उसको दोबारा से हार्ट के अंदर एंटर करवा देगा। तो बेसिकली लिम्फेटिक सिस्टम का काम क्या है, एक तो सर्कुलेशन नॉर्मली हार्ट से हो रहा है। अब जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में जो वेस्ट प्रोडक्ट है, उसको भी तो हमको रिमूव करना पड़ेगा ना, उसके लिए भी तो हमको कुछ चाहिए, राइट। तो उसी फ्लूइड को, उसी वेस्ट को रिमूव करने के लिए हमने लिम्फेटिक सिस्टम बनाया, which was helping in the removal of excessive waste from the extracellular fluid। और इस लिम्फ को दोबारा से हमने किस में डाल दिया, इनसाइड द हार्ट विद द हेल्प ऑफ वेन्स, ठीक है। तो कुछ चीजें, कुछ पॉइंट्स जो आपको याद रखने हैं लिम्फ में, फर्स्ट ऑफ ऑल, इट डू नॉट हैव एनी एनी RBC, रेड ब्लड कॉर्पसल्स, इट डू नॉट हैव एनी RBCs। सेकेंड पॉइंट, lymph carries antibodies, lymph carries WBCs। third point, lymph help in the removal of extracellular fluid, excessive fluid from the body। अगर लिम्फेटिक सिस्टम नहीं होता, फूल के गुब्बारा हो जाते इसमें, ठीक है। इतना सारा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड आपकी बॉडी में इकट्ठा हो जाता, जो कहीं से रिमूव हो नहीं रहा है, तो आप फूल जाते बहुत ज्यादा, ठीक है। तो ऐसा तो है नहीं, पर ऐसा क्यों नहीं है, बिकॉज यू हैव लिम्फेटिक सिस्टम, ओके। तो दिस इज व्हाई लिम्फेटिक सिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट इन अस, ओके। फोर्थ पॉइंट क्या है, आपने देखा कि लिम्फेटिक सिस्टम में सिर्फ वन वे फ्लो है, कोई बैकवर्ड फ्लो तो हो नहीं रहा, ठीक है। वन वे फ्लो है बस, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से लिम्फ लेके डाल दिया वापस से हार्ट में, यही हो रहा है, राइट। वन वे फ्लो है, तो लिम्फेटिक सिस्टम में द फ्लो इज यूनिडायरेक्शनल, वन वे फ्लो होगा, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट क्या आता है कि lots of pathogen, lots of foreign bodies which are not required by the body and which can cause harm to the body are removed or are killed or are destroyed with the help of this lymphatic system, because in this lymphatic system lots of lymph nodes are present which helps in destroying these kinds of foreign bodies or pathogens, ठीक है। that is why lymph is very important, okay। lymph का basically काम क्या है, it will correct
collect the extracellular fluid. That obviously will be a waste. Okay, उसमें क्या है, वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं बहुत सारे, ठीक है। तो इन सब वेस्ट प्रोडक्ट का कलेक्शन का काम होता है लिम्फ का। एक तरह से ये सपोर्टिव सर्कुलेशन है हमारी बॉडी के लिए, ठीक है। तो दैट वाज ऑल अबाउट लिम्फ। नेक्स्ट आपका आता है अबाउट डिफरेंट हार्ट डिजीजेस, और एक लास्ट टॉपिक बच जाएगा आपका फिर अबाउट ब्लड ग्रुप्स, ठीक है। तो पहले हम हार्ट डिजीजेस को देख लेते हैं एक बार, फिर हम ब्लड ग्रुप्स पे जाएंगे। हार्ट डिजीजेस में जो आपको बहुत कॉमन हार्ट डिजीजेस है वही समझनी है, वही याद करनी है। सबसे पहले इज आर्थेरियोस्क्लेरोसिस। आर्टेरियोस्क्लेरोसिस क्या होता है, बेसिकली जो हार्ट की आर्टरीज होती है उसमें कैल्शियम डिपॉजिट होने लगता है, ठीक है। जो कैल्शियम का डिपोजिशन है वो स्टार्ट हो जाता है आर्टरीज के वॉल में। अब ऐसा होगा तो ऑब्वियसली वो थिक हो जाएंगी, आर्टरीज थिक हो जाएंगी तो सर्कुलेशन आराम से होगा नहीं, ऑर्गन्स को टाइमली प्योर ब्लड नहीं मिल पाएगा, राइट। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। सो दैट इज आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। सेकंड होता है एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस क्या होता है, फैट की डिपोजिशन इन दी कोरोनरी आर्टरी। नाउ व्हाट इज दिस कोरोनरी आर्टरी? यू नो हार्ट इज अ मस्कुलर ऑर्गन, राइट। हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन है। अब मस्कुलर ऑर्गन है, अब उस मसल को काम करने के लिए भी तो कुछ चाहिए। हार्ट ऑब्वियसली इज पंपिंग, पर उसको पंप होने के लिए भी तो कुछ चाहिए है, ठीक है। तो हार्ट के पास अपना भी तो वेस्ट प्रोडक्ट होगा, हार्ट की मसल के पास उसको भी तो प्योर ब्लड चाहिए, उसको भी तो इम्प्योर ब्लड को देना है बाहर, ठीक है। तो हार्ट की मसल्स को जो प्योर ब्लड सप्लाई करती है आर्टरी, दैट इज कोरोनरी आर्टरी। और हार्ट की मसल से जो इम्प्योर ब्लड ले रही है, दैट इज कोरोनरी वेन, ठीक है। तो कोरोनरी आर्टरी से यहाँ पे आपको मतलब है अभी, कोरोनरी आर्टरी में अगर फैट का डिपोजिशन हो गया तो वो आर्टरी ठीक से काम नहीं कर पाएगी, ब्लॉकिंग होगी, उसमें ब्लड फ्लो ठीक नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से जो हार्ट की मस्कुलर वॉल है उसको प्योर ब्लड नहीं मिल पाएगा, और इस वजह से वो हो सकता है कि ठीक से पंप ना कर पाए, ठीक से वो मसल काम ना कर पाए, ठीक से कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन ना शो कर पाए, जिसकी वजह से हार्ट पंप नहीं कर पाएगा ढंग से और सर्कुलेशन ठीक से हो नहीं पाएगी। So that disease is known as atherosclerosis. Next, बहुत common, that is angina pectoris. Angina means pain and pectoris is related to chest. So chest में बहुत ही ज़्यादा excessive pain, severe pain in chest, एकदम से, that is angina pectoris. Okay. नेक्स्ट डिजीज इज मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन और ऑल्सो नोन एज हार्ट अटैक, जो बहुत कॉमन है, ये सबको ही पता होता है। हार्ट अटैक क्या होता है कि हार्ट की कोई ना कोई मस्कुलर सेक्शन, कोई भी हार्ट की मसल का कोई सेक्शन या पूरा ही वो सेक्शन वो होता हो जाता है, उसकी डेथ हो जाती है या वो खराब हो जाता है, काम नहीं कर पाता, ठीक है। अब हार्ट की मसल काम क्यों नहीं कर पाएगी, या तो उस हार्ट की मसल को ठीक से प्योर ब्लड नहीं मिल रहा इसलिए काम नहीं कर पाएगी, ठीक है, या तो कोरोनरी आर्टरी में कोई ना कोई ब्लॉकेज है इसलिए काम नहीं कर पाएगी, ठीक है। तो एथियोस्क्लेरोसिस की वजह से भी हार्ट अटैक हो सकता है, और अगर हार्ट की मसल को ठीक से ब्लड सप्लाई नहीं हो पाया तब भी हार्ट अटैक हो सकता है। तो हार्ट अटैक इज व्हाट, बेसिकली कोई एक सेक्शन, कोई एक सेगमेंट आपके हार्ट का, उसका जो मस्कुलर पार्ट है दैट स्टॉप्स वर्किंग, डाई, दैट डाइज, ओके। अब उसकी वजह से फिर कोई भी मस्कुलर पार्ट हार्ट का स्टॉप्स वर्किंग, ऑब्वियसली पंपिंग नहीं होगा, पंपिंग नहीं होगा तो इट कैन कॉज टू डेथ, ठीक है। नेक्स्ट आता है पॉलीसाइथीमिया। दीज आर ऑल रिलेटेड टू दी सेल्स ऑफ ब्लड, ठीक है। पॉलीसाइथीमिया मतलब, पॉली मतलब बहुत ज्यादा, पॉलीसाइथीमिया मतलब कि विस्कस ब्लड हो जाता है, आरबीसी का जो नंबर है वो बहुत बढ़ जाता है इसमें, ओके। सो दैट इज पॉलीसाइथीमिया। एनीमिया क्या है, आरबीसी का नंबर बहुत कम, विच इज वेरी कॉमन इन गर्ल्स, ओके। ऑलमोस्ट सो मेनी गर्ल्स आर एनीमिक। एनीमिक इज लाइक हेमोग्लोबिन जिसका 7 से कम, ठीक है, दे आर एनीमिक। तो lots of girls are anemic, ठीक है, also due to the menstruation cycle, so lots of girls are anemic. ल्यूकोपीनिया, ल्यूकोपीनिया क्या होता है, डब्ल्यूबीसी का नंबर बहुत कम हो जाता है हमारी बॉडी में, दैट इज ल्यूकोपीनिया, ओके। ल्यूको इज रिलेटेड विद ल्यूकोसाइट्स, ओके। ल्यूकीमिया क्या होता है कि डब्ल्यूबीसी का नंबर हो गया बहुत ही ज्यादा बढ़ गया। अब कोई भी नंबर बहुत ज्यादा बढ़ रहा है तो उसमें कैंसर हो सकता है। ल्यूकीमिया इज बेसिकली द ब्लड कैंसर, ब्लड कैंसर में जिसमें डब्ल्यूबीसी का नंबर हद से ज्यादा बढ़ चुका है, दैट इज ब्लड कैंसर और ल्यूकीमिया। ये कुछ हार्ट डिजीजेस थी विच यू शुड नो। कौन कौन सी पढ़ी हमने, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस रिलेटेड विद आर्टरी, व्हाई,
calcium deposition in artery. Atherosclerosis related with the coronary artery, which means the fat deposition in coronary artery. Angina pectoris, acute chest pain. Myocardial infarction, heart attack due to the blockage of coronary artery or the death of heart muscle. पॉलीसाइथीमिया, बहुत ज्यादा नंबर बढ़ जाना आरबीसी का. ल्यूकोपीनिया, बहुत ज्यादा नंबर बढ़ जाना डब्ल्यूबीसी का. एनीमिया, बहुत ज्यादा नंबर कम हो जाना आरबीसी का. और ल्यूकीमिया, बहुत ज्यादा नंबर बढ़ जाना डब्ल्यूबीसी का. ल्यूकोपीनिया इज डिक्रीज इन नंबर ऑफ आरबीसी. ओके, सॉरी. लास्ट जो आपका टॉपिक इसमें रह गया दैट इज द ब्लड ग्रुप. ब्लड ग्रुप जो है, हम लोग दो तरह का ब्लड ग्रुप पढ़ते हैं, एक एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम और एक आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम. बहुत इजी है दोनों, ठीक है. एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम जो है उसमें आप पढ़ेंगे अबाउट ब्लड ग्रुप ए बी, ब्लड ग्रुप ए बी एंड ओ. ये 4 ब्लड ग्रुप्स के बारे में आप इसमें पढ़ेंगे. एक टेबल में ही अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो सब एक टेबल में ही आपको याद हो जाएगा, ठीक है. एबीओ ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम में आपको जो चीज ध्यान में रखनी होती है दैट इज कि आरबीसी के ऊपर प्रेजेंट होगा एक सेल्फ एंटीजन विच विल नॉट कॉज एनी हार्म टू अस. अदरवाइज एंटीजन कॉज हार्म टू अस, बट दिस इज सेल्फ एंटीजन, हमारी बॉडी का ही एक प्रोटीन है, सो इट विल नॉट कॉज एनी हार्म टू अस. प्लस प्लाज्मा में प्रेजेंट होंगी कोई ना कोई एंटीबॉडी. ये 2 पॉइंट आपको याद रखना. अब इसी 2 पॉइंट के बेसिस पे हम पूरा ब्लड ग्रुप समझ लेंगे. कैसे? सी, सबसे पहले आता है आपका ब्लड ग्रुप ए. ब्लड ग्रुप ए में क्या होता है कि आरबीसी के ऊपर अगर कोई ब्लड ग्रुप ए वाला पर्सन है, उसकी आरबीसी के ऊपर जो सेल्फ एंटीजन होगा दैट विल बी एंटीजन ए, राइट. अब इस पर्सन को क्या नहीं चाहिए, कौन सा प्रोटीन नहीं चाहिए, कौन सा एंटीजन नहीं चाहिए, इसको बी नहीं चाहिए. तो इस पर्सन की प्लाज्मा में जो एंटीबॉडीज बनेगी दैट विल बी एंटी बी और एंटीबॉडी बी, कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है. सो ब्लड ग्रुप ए में जो एंटीजन होगा दैट विल बी एंटीजन ए. उसके खिलाफ क्या नहीं चाहिए, उसको बी नहीं चाहिए, राइट. तो एंटीबॉडी किसके खिलाफ बनाएगा? बी के लिए. सो एंटीबॉडी बी उसके प्लाज्मा में होंगी. ऐसे ही ब्लड ग्रुप बी के लिए बिल्कुल ऑपोजिट. ब्लड ग्रुप बी में जो आरबीसी के ऊपर एंटीजन होगा दैट विल बी बी, एंटीजन बी ऑन आरबीसी. प्लाज्मा में एंटीबॉडी कौन सी होगी, क्या नहीं चाहिए इसको? ए नहीं चाहिए. सो एंटीबॉडी विल बी एंटी ए और एंटीबॉडी ए. ब्लड ग्रुप ए बी के लिए क्या है? आरबीसी के ऊपर दोनों ही एंटीजन चाहिए, ए भी चाहिए और उसको बी भी चाहिए. सो आरबीसी विल बी हैविंग बोथ एंटीजन ए एंड एंटीजन बी. अब किसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाएगा? इसको तो दोनों ही चाहिए, राइट. इसको तो ए भी चाहिए और बी भी चाहिए, तो किसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाएगा? किसी के खिलाफ नहीं. सो इसके प्लाज्मा में कोई भी एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होगा. और क्वेश्चन यहाँ से आएंगे, ठीक है. अगर बाय चांस 1 मार्क्स क्वेश्चन और एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आता है तो जनरल क्वेश्चन के अपार्ट आपको अगर क्वेश्चन आएंगे तो आपको आएंगे क्या नहीं है उसके पास, ठीक है. तो किसमें कोई एंटीबॉडी प्लाज्मा में नहीं बनती? आंसर विल बी इन ब्लड ग्रुप ए बी. लास्ट ब्लड ग्रुप आपका आता है ब्लड ग्रुप ओ. इसमें जो आरबीसीज होंगे, इन देयर आरबीसीज देयर विल बी नो एंटीजन. हमको तो ना ए चाहिए ना बी चाहिए इसमें, ठीक है. हमको दोनों ही नहीं चाहिए, हमको ओ चाहिए, राइट. तो आरबीसी के ऊपर कोई भी एंटीजन नहीं होगा, ना ए होगा और ना ही बी होगा. बट इसके प्लाज्मा में एंटीबॉडीज होंगी दोनों ही, बिकॉज वी डोंट वांट ए, वी डोंट वांट बी. सो द एंटीबॉडीज विल बी एंटीबॉडी ए एंड एंटीबॉडी बी. So anti-A and anti-B antibodies will be there in the plasma of the person with having blood group O. ये बहुत बेसिक चीज थी. वही सेम चीज आपको इस टेबल में भी दिखेगी. टेबल में आपको क्या दिख रहा है? द ब्लड ग्रुप A is having एंटीजन A, एंटीबॉडी B. ऐसे ही आपको बाकी के लिए भी दिखेगा. दूसरी चीज जो आपको इसमें ध्यान में रखनी है दैट इज अबाउट द जीनोटाइप. जीनोटाइप आपको कौन सा दिख रहा है इसमें, ठीक है. तो उसमें आप सबसे पहले ये समझो कि जो डोमिनेंट जीनोटाइप है, ठीक है, आपने हेरिडिटी में पढ़ा होगा ये, जो डोमिनेंट और रिसेसिव जीनोटाइप होते हैं. डोमिनेंट जीनोटाइप विल ऑब्वियसली एक्सप्रेस इटसेल्फ एंड रिसेसिव विल नॉट एक्सप्रेस इफ इन द प्रेजेंस ऑफ डोमिनेंट जीनोटाइप. डोमिनेंट है अगर तो रिसेसिव अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा. डोमिनेंट जैसे ही जाएगा रिसेसिव अपने आप को तब एक्सप्रेस करेगा. ऐसे ही पढ़ा था, वही सेम चीज आपको इसमें दिख रहा है. ए ब्लड ग्रुप में जो जीनोटाइप है दैट इज IA एंड IA राइट. IA में तो आपको पता है इट इज डोमिनेंट. IA जो है वो हेट्रोजाइगस है, ठीक है.
because both are not same, but it is also A blood group. Why? Because O is a recessive genotype. ठीक है, वही सेम चीज आपको बी और ए बी में भी दिखेगा. ओ में आपको क्या याद रखना है कि इन केस ऑफ ओ, बिकॉज नो ए और नो बी एंटीजन इज प्रेजेंट, okay, so in case of O the genotype will be IO and IO, and therefore because this IO is recessive, right? So but in case of O blood group only IO is present, no dominant genotype is present, so therefore the IO genotype will be able to express itself in the O blood group. okay, जीनोटाइप्स वगैरह बेसिकली आपके हेरिडिटी चैप्टर में ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं. ठीक है, तो दिस वाज अबाउट द एबीओ ब्लड ग्रुपिंग. दो चीजें और जो आपको याद रखनी है, दैट इज अबाउट द यूनिवर्सल डोनर एंड यूनिवर्सल एक्सेप्टर. जो यूनिवर्सल डोनर है दैट इज ओ नेगेटिव, और जो यूनिवर्सल एक्सेप्टर है दैट इज एबी पॉजिटिव, दैट इज द यूनिवर्सल एक्सेप्टर. ठीक है. नेक्स्ट आता है आपका आरएच ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम. आरएच ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम इज नथिंग but it is the positive and negative sign which is added in front of your blood groups. जैसे किसी का है A positive blood group, so it is like ABO में उसका blood group है A और RH में उसका blood group है plus. okay, so that is RH positive A blood group. A negative है तो RH negative A blood group, ऐसे होगा. ठीक है, वही होता है इसमें. अब RH blood grouping system हम क्यों पढ़ते हैं? We study RH blood grouping system because we have to study about erythroblastosis fetalis. ठीक है, उसमें हो क्या रहा है वो देख लेते हैं. See, क्या होता है कि मान लो जो मदर है, ठीक है, जिसका जो फीटस है, द फीटस इज हैविंग RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप एंड द मदर इज हैविंग RH नेगेटिव, राइट? अब RH नेगेटिव है, ठीक है, तो RH नेगेटिव ब्लड ग्रुप है मदर के पास और RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है फीटस के पास. अब क्या होगा? अदरवाइज तो एट द टाइम ऑफ पार्चुरेशन, जब डिलीवरी होगा उस समय कुछ फर्स्ट प्रेगनेंसी में तो इतना कुछ खास असर पड़ेगा नहीं इस पे. ठीक है, पर हाँ हो सकता है थोड़े बहुत जो फीटस के आरबीसी है वो प्लेसेंटा के थ्रू थोड़ा क्रॉस हो जाए और मदर की बॉडी के साथ मिक्स हो जाए. तो मिक्सिंग ऑफ ब्लड फर्स्ट प्रेगनेंसी के बाद, डिलीवरी के बाद हो सकता है, थोड़ा सा मिक्सिंग हो सकता है. उससे फर्स्ट प्रेगनेंसी में तो कुछ फर्क इतना पड़ेगा नहीं. ठीक है, पर अभी क्या हो चुका है, बिकॉज फीटस इज RH पॉजिटिव एंड मदर इज RH नेगेटिव, राइट? तो अब मदर की बॉडी को पता चल चुका है बिकॉज द ब्लड इज क्रॉस्ड एट द टाइम ऑफ डिलीवरी. तो अभी मदर की बॉडी को पता चल चुका है कि यार ये तो RH पॉजिटिव था फीटस. ठीक है, तो अब उसको समझ में आ गया, हाँ मुझे तो एंटीबॉडीज बनानी थी इसके खिलाफ. तो उस समय फिर वो मदर आफ्टर डिलीवरी एंटीबॉडीज बना लेती है थोड़ी बहुत. एंटीबॉडीज एक बार बन गई, उसके बाद में मान लो सेकेंड टाइम वो मदर प्रेग्नेंट होती है और फिर से वो बच्चा जो फीटस है दैट इज RH पॉजिटिव. ठीक है, तो उसमें क्या होगा, बिकॉज द मदर इज ऑलरेडी हैविंग एंटीबॉडीज अगेंस्ट इट, उस फीटस के खिलाफ ऑलरेडी एंटीबॉडीज है उसके पास. तो अब क्या होगा, सेकेंड प्रेगनेंसी में, अगर सेम केस है सेकेंड प्रेगनेंसी में, तो उस मदर की बॉडी धीरे धीरे एंटीबॉडीज रिलीज करने लग जाएगी. ठीक है, एंड फ्यू एंटीबॉडीज कैन क्रॉस द प्लेसेंटल बैरियर. तो जिसकी वजह से क्या होगा, वो फीटस के जो ब्लड सेल्स है वो खत्म हो सकते हैं धीरे धीरे, और हो सकता है वो स्टिल बर्थ हो, बच्चा पैदा होने से पहले मरा हुआ हो, पैदा होने के बाद बहुत बीमार हुए,